सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ करेंगे। नौ चंग्युपधाया ह्रस्वः, नौ सप्तमी का एक वचन, चंगी सप्तमी का एक वचन, उपधाया षष्ठी का एक वचन, ह्रस्वः प्रथमा का एक वचन। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे हर पाद में क्या प्रकरण बताते हैं, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं बताया है ना। तो जैसे पीछे से जो प्रकरण चले आ रहे हैं, कहीं पर यंग के परे रहते हैं, तो विधि सूत्र तो है ही, तो इसमें भी आपका वही क्रम है, ठीक है ना, कि पहले धातुओं की सिद्धि है, फिर कहीं पर सुबंत का है, फिर धातुओं का है, फिर सुबंत का है। तो अलग अलग प्रकरण, जिसको आप कह सकते हैं कि विकीर्ण प्रकरण है, उस प्रकार से है। आगे फिर अभ्यास प्रकरण आएगा, अत्र लोकोभ्यासस्य से। तो कहीं पर कुछ आदेश है, कहीं गुण वृद्धि तो पहले ही हो चुके हैं, तो इसलिए कुछ एक पर्टिकुलर को एक विशेष प्रकरण इसमें चले ऐसा नहीं है। बस हाँ, अभ्यास प्रकरण जो है, अभ्यास विकार प्रकरण कि अभ्यास के स्थान पे जो आदेश होते हैं, अभ्यास को जो आदेश होंगे वो आगे आएगा अत्र लोकोभ्यासस्य के बाद, किंतु यहाँ पर अभी सब इसी प्रकार से हैं। तो चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। चंग परे नौ परतः यदंगम तस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति। कोई अधिकार नहीं है, केवल अंगस्य का अधिकार था। तो चंग परक ऋच के परे रहते जो अंग, उसको ह्रस्व, उसकी उपधा को, चंग परक ऋच के परे रहते जो अंग, उसकी उपधा को ह्रस्व होता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे। अचीकरत, अजीहरत, अलिलपत, अपीपवत। अच्छा, प्राय करके क्या होगा कि जैसे णिच है, ठीक है, तो णिच के परे रहते यदि अजंत अंग है तो भी वृद्धि होगी, तो उपधा में दीर्घ रहेगा। उपधा में अकार है तो भी वृद्धि होगी, तो भी उपधा में दीर्घ होगा। तो लुंग लकार में प्राय करके इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। निजंत से जब हम लुंग लकार लेंगे तो उसमें प्राय करके इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, और फिर उसके पश्चात जो हम द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व करने में जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार कहीं पर उपादेश इत्यादि भी आपको करना पड़ सकता है। तो देखते हैं सिद्धियां। अचीकरत, अजीहरत। अचीकरत की सिद्धि आपने पढ़ ली है किसमें? प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में। किस सूत्र में पढ़ा होगा, याद करिए। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में। तृतीय अध्याय में तो पढ़ा ही अनिश्री ध्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग में। अचीकरत अजीहरत जो है वो आपने प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में, जहाँ पर ये दीर्घम च इत्यादि सूत्र हैं, आपने वहां पर पढ़ा है। ठीक है, अस्तु, सिद्धि करते हैं हम लोग। कारितवान इति अचीकरत, करवाया, इस अर्थ में यहाँ पर अचीकरत बनेगा। डुकरी करने धातु से आप नीचे ले आएंगे और नीच के परे रहते वृद्धि इत्यादि करके कारी धातु बनाएंगे। ठीक है, कारी आगे लुंग, लुंग के स्थान पे तेवादेश हो जाएगा। ठीक है ना, और अनिश्चित ध्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग से चंग, चंग के स्थान पे च की संज्ञा कर दी आपने, आ रह गया। इसके पश्चात क्या करेंगे? नेरनिटी सुख लगेगा। नेरनिटी क्या करता है? धातु के परे रहते हैं, णी का लोप कर देता है, तो णी का हो गया लोप, स्थिति रह गई कार। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा नौ चंग्युपधाया ह्रस्व। चंग के पर है ना, चंग परक णिच के परते, यद्यपि णिच का लोप हो जाता है, पुनरपि प्रत्यय लक्षण से वो णिच माना जाएगा। तो चंग परक णिच के परे रहते जो अंग है आपका कार, उसकी उपधा है ना, उपधा क्या है उसका? आ, उसको ह्रस्व होकर के बन गया कर। ठीक है, अब इसके पश्चात फिर क्या होगा? चंगी लगाएंगे। चंगी से क्या होगा? द्वित्व करेंगे। क्या द्वित्व करेंगे? क्रीकर, है ना। क्यों क्रीकर द्वित्व होगा? किससे? यहाँ पर लगेगा नवकृतम स्थानिवत भवति। क्या लगेगा? द्विर्वचनेची में ही ये वार्तिक है, तो नवकृतम स्थानिवत भवति। द्विर्वचनेची से आप इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो कहता है कि द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश, उसको द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप होता है। यहाँ पर जिस अजादेश को हम स्थानीयवत करेंगे वो द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते नहीं हुआ है, क्योंकि नीच के परे रहते आपने जो वृद्धि की है, हमें उसको स्थानीयवत करना है, और जो नीच है वो द्वित्व का निमित्त नहीं होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये वार्तिक बनाई गई नवकृतम स्थानीवत भवति, कि नीच के परे रहते आपने जो किया है उसको स्थानीयवत कर देंगे, तब क्या द्वित्व होगा? क्रीकर।
क्या द्वित्व होगा? क्रीकर। निच के पढ़ते आपने वृद्धि की थी, ठीक है ना, तो वृद्धि से पूर्व की जो स्थिति थी वो स्थानीवत हो जाएगा, तो क्रीकर। उसके पश्चात उरत लगेगा, कर, पुनः फिर से हलादी शेष लग जाएगा और पोहोष्टु लग करके च कर अ टिप का त रह गया। उसके पश्चात अटागम कर लीजिए, तो अ च कर, फिर क्या लगेगा सूत्र? सन्वल लघुनि चंपरे नग लोपे। इसका अर्थ भी आपको मालूम है, लघु धातु अक्षरे परतः, हाँ, अभ्यासस्य सन्वत् कार्यं भवति, है ना। लघु धातु अक्षर परे हो तो अभ्यास को सन्वत् कार्य होता है। चंग परक निच के परे रहते अनगलोप होने पर लघु धातु अक्षर परे हो तो अंग के अभ्यास को सन्वत् कार्य होता है। तो यहाँ पर अनगलोप है, अनगलोप का मतलब आ ई उ का लोप न हुआ हो, तो अनगलोप होने पर, और वो किसके परे रहते न हुआ हो? चंग के परे रहते। तो इस प्रकार से चंग के परे रहते अनगलोप, चंग परक निच के परे रहते। चंग परक निच यहाँ पर भी परे है, और ये अनगलोपी अंग है आपका पूरा, अ च कर, ये क्या है? पूरा अनगलोपी अंग है। अनगलोपी अंग होने के कारण से इसको आपने क्या कर दिया? सन्वत् भाव किया। सन्वत् भाव में क्या होगा? संज्ञा से इत्व होगा, उसके बाद फिर दीर्घो लघु से दीर्घ होकर के बन जाएगा अजीकरत। ठीक इसी प्रकार से अजीकरत, है ना। अलीलवत अपीपवत में क्या लगेगा? सारे कार्य इसी प्रकार से होंगे। लू आगे निच आपने वृद्धि की, लावी बन गया, ठीक है। फिर आगे की उपधा को आपने ह्रस्व कर दिया तो लव हो जाएगा। जब आप द्वित्व करेंगे तो क्या द्वित्व होगा? लू लव। क्या द्वित्व होगा? लू लव द्वित्व होगा। और उसके पश्चात जब सन्वत् कार्य करेंगे तो ओह पूजन जपरे लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? इत्व हो जाएगा सन्वद में। तो अभ्यास के ऊ को भी इत्व होता है इस कारण से। तो अली लवत, अपी पवत, अपी पचत, अपी पठत, सब सिद्धियां इस प्रकार से आपकी बनेंगी। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया ना। तो न्यंत प्रक्रिया में निच की सिद्धियों में ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु केवल लुंग लकार के लिए। तो जहां भी उपधा में यदि अंग की उपधा को यदि वृद्धि होगी तो वहां पर भी ह्रस्व होगा। जैसे पठ, पच इत्यादि में यदि अजंत अंग है, लू पू इत्यादि की तरह, तो वहां पर भी वृद्धि होगी तो उपधा में दीर्घ रहेगा। तो ऐसे स्थानों में हम क्या करेंगे? उसको ह्रस्व करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ और क्या विशेष ध्यान देना होगा कि जब भी चंग परक निच के परे रहते आप रूप बनाएंगे निजंत की सिद्धियों में, तो सन्वल लघुनि चंग परे नग लोपे, ये सूत्र भी लगेगा लघु धातु अक्षर परे होने पर। तो इस प्रकार से ये सिद्धियां बनती हैं। आगे जब विधि है तो निषेध भी होगा। नाग लोपिशास वृद्धिताम, न अव्यपदम अग्लोपिशास वृद्धिताम, षष्ठी का बहुवचन। अकह लोपः अग्लोपः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अग्लोपः अस्यास्तीति अग्लोपी, ये मत्वर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो गया। आगे समास करेंगे अग्लोपी च, नहीं अभी रिदित में भी करिए, रिद इत यस्य स रिदित, ठीक है ना। अब उसके बाद समास करिए अग्लोपी च शासुश्च रिदित च इति अग्लोपी शास वृद्धितः तेषाम अग्लोपी शास वृद्धिताम, ठीक है। अनुवृत्ति है वही चंग्युपधाया, नव चंग्युपधाया 8 तक जाएगा और ह्रस्व जो है वो 3 तक जाएगा। नव चंग्युपधाया की भी अनुवृत्ति जाएगी और ह्रस्व की भी अनुवृत्ति जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का अग्लोपिनाम अंगानाम, अग्लोपिनाम अंगानाम शासेः रिदिताम च अंगानाम, अग्लोपिनाम अंगानाम शासेः रिदिताम च अंगानाम, नौ चंग्युपधायाः ह्रस्वः न भवति। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चंग परे नौ परतः अंगस्य उपधायाः ह्रस्वो न भवति, और सीधा सीधा भी कर सकती हैं कि अग्लोपिनाम अंगानाम, जिस अंग के अप का लोप हुआ हो, यानी अ ई उ री, है ना। री वाली तो धातु होती नहीं, इसलिए इतने को ही लेते हैं हम लोग। तो जो अग्लोपी अंगे हैं उनका, और साथ साथ किसका कर दिया? शास धातु। और जो रिदित अंग हैं
है ना, उनका चंग परक निच के परे रहते अंग की उपधा को ह्रस्व नहीं होगा। उदाहरण है जैसे मालाम आख्यत इति अममालत, मालाम आख्यत इति अममालत, मातरम आख्यत इति अममातत। तो अग्लोपी अंग बहुधा आपके वो होंगे जो आप नाम से धातु बना लेते हैं, है ना। फिर वहां पर क्या होता है, नाभिष्ठवत प्रातिपदिकस्य से इष्टवत कार्य होने से टी भाग का लोप होता है। तो जो टी भाग का लोप होता है वही अग्लोपी अंग बनता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी धातुएं भी आपकी चुरादीगण में जो कि अदंत मानी जाती है, अथा दंता वहां पे लिखा हुआ है, जैसे कथा वाक्य प्रबंध इत्यादि धातुएं वहां से प्रारंभ होती हैं। तो जब वो अदंत हो गई धातुएं, तो अदंत धातुओं का क्या होता है लोप होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो इत संज्ञा होती है और एक लोप होता है। जैसे पठ व्यक्तयन वाची में क्या होता है, पठ के अ की इत संज्ञा होती है, तो वो इत संज्ञा करके जो आप लोप करते हैं वो लोप नहीं माना जाएगा, ठीक है। लोप कौन माना जाएगा, जिसका आप अतो लोपा से लोप करोगे। जैसे वध धातु के अ का हम लोप करते हैं, कथ के अ का क्या करते हैं, लोप करते हैं। वहाँ इत संज्ञा नहीं होती, वहां पर क्या होता है, लोप होता है। तो जब वो लोप होगा तो वो क्या माना जाएगा, वो अग्लोपी माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपने नाभिष्ठवत प्रातिपदिकस्य से आपने लोप किया है तो वो भी क्या माना जाएगा, अग्लोपी माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, जो इत संज्ञा होगी उसको लोप नहीं मानना, है ना। उसके अतिरिक्त जैसे अतो लोपा से लोप हो रहा है, या फिर नाभिष्ठवत प्रातिपदिकस्य से जो नाम धातु का लोप होता है उसी को ही यहाँ पर अग्लोपी अंग के अंतर्गत वो आएंगे। अब वो लोप भी क्या है आपका, चंग परक निच के परे रहते। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि चंग के परे जो नी का लोप होगा वो तो सर्वत्र होगा। यदि आप उसी को ही फिर अग्लोपी मानने लग जाएंगे तब तो अग्लोपी कहने की बात ही नहीं है, अग्लोप कहने की बात ही नहीं आएगी। तो चंग परक निच के परे रहते, मतलब निच के परे रहते जो अग्लोपी अंग, मतलब चंग आया निच है तो निच के परे रहते, निच अर्धातुक है, उस अर्धातुक के परे रहते जो अतो लोप से या नाभिष्ठवत प्रातिपदिकस्य से लोप होगा वही यहाँ पर माना जाएगा अग्लोपी अंग, ठीक है। तो और शासु धातु और रिदित अब रिदित जो है वो, है ना, रिदित जो है वो क्या होगा, रिकार की जो इत संज्ञा होती है वो भी यहाँ पर ले लिया जाएगा। रिकार की यदि इत संज्ञा होगी तो वो भी यहाँ पर निषेध में ले लिए जाएंगे। एक तो लोप होगा, है ना, जैसे मातृ शब्द के री का लोप होगा वो अग्लोपी बनेगा, और यदि री की इत संज्ञा होगी तो वो रिदित बनेगा। तो आप रिदित को भी लेंगी, और जैसे याचरी टू याचरी याच्यायाम धातु है उसके री की संज्ञा होती है, उसका लोप नहीं होता है तो रिदित लेंगे। नहीं तो आपको मन में आ सकता है कि भाई री है वो भी तो अप के अंतर्गत आता है, अप में तो आता है किंतु वो लोप नहीं होगा, वो क्या होगा, इत होगा वो। तो रिदित और लोप दोनों में अंतर है। इत संज्ञा का भी लोप होगा किंतु वो लोप नहीं माना जाता है, वो इत के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए उसकी पहले इत संज्ञा करते हैं फिर उसका लोप करते हैं। तो इसलिए वो पित्त टित्त कित्त तो उनकी एक अलग संज्ञा होती है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो अर्थ तो सूत्र का हो गया, अग्लोपी नाम अंगानाम शासे हृदिताम च अंगानाम, है ना, नौ चंग्युपधाया ह्रस्वो न भवति, ये उनको ह्रस्व नहीं होता। तो अब देखिए उदाहरण में आपने देखा था अममालत, तो मालाम आख्यत, मालाम आख्यत इति अममालत। तो मालाम आचष्टे ऐसा विग्रह करके आप तत्करोति तदाचष्टे से निचलाती हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हमने उसको भूतकाल में परिवर्तित कर दिया, मालाम आचष्टे न करके मालाम आख्यत प्रयोग किया। तो यहाँ पर भी तत्करोति तदाचष्टे से आपने क्या कर लिया, निच कर लिया, माला आगे निच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वही नाभिष्ठवत प्रातिपदिकस्य निच के परे रहते इष्टनवत कार्य हुआ। तो माला के टी भाग का लोप हुआ, किसका लोप हुआ बताओ, माला के आ का, किसका लोप हुआ, माला के आ का। माला आगे निच का ई है, तो यहाँ पर टी भाग का लोप हुआ तो किसका लोप हो गया, आ का। तो अब ये क्या बन गया, अग्लोपी बन गया। अब ये क्या बन गया, अग्लोपी बन गया। तो अब यहाँ पर क्या है, अब जब आपने माली धातु बना ली, माली से आप चंग इत्यादि ले आए, अब जब आपको द्वित्व करना है तो जो नौ चंगी पदाय रस्व क्या करता था कि चंग परक निच के परे रहते जो अंग उसकी उपधा को रस्व होता,
तो यहाँ पर भी माल में दीर्घ है, इसको ह्रस्व की प्राप्ति हुई, तो नागलोपी शास्त्र ने कहा कि नहीं, ये अग्लोपी अंग है। चंगपरक निच के पर रहते इसका चंगपरक निच के पर रहते इसका लोप हुआ है, इसलिए क्या है, ये अग्लोपी अंग है। तो इस अग्लोपी अंग को ह्रस्व नहीं होगा। तो क्या दीर्घ द्वित्व क्या होगा, माल माल, मा माल, ह्रस्व लग गया, म माल, अम माल। अब हम सोचे यहाँ पर संवत कर ले, संवत भी नहीं कर सकते, अनग्लोपे कहा है, तो यहाँ से भी निषेध होगा, ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ से निषेध हुआ तो उपधा को ह्रस्व नहीं हुआ। अब जो अभ्यास को ह्रस्व हो चुका है, हम सोचे कि उसको हम संवत भाव कर लें, तो संवत भाव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी अग्लोपी है। तो अम मालक ऐसे रह जाएगा। इसी प्रकार से अम मातर, मातरम आख्यत, मातृयागिनिच, राविश्वत प्रातिपदिक से अपने री का लोप कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, अग्लोपी बन गया। तो इसलिए ह्रस्व नहीं होगा, तो मात मात, म मात, अम मातत बन जाएगा। यहाँ भी न तो संवत भाव होगा न दीर्घ होगा। इसी प्रकार से राजानम अतिक्रांतवान इति अत्यराजत, अत्यराजत धातु क्या है, शब्द था आपका राजरी, है ना, राजन शब्द, राजरी दीप्तो धातु नहीं, राजन शब्द है, राजानम आख्या, ठीक है। तो राजन आगे वही अम, आगे निच लाते हैं, फिर सुपधातु प्रातिपदिक से क्या करते हैं, वैसनादिनता धातु धातु संज्ञा, सुपधातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर दीजिए, राजन आगे निच, णाविश्वत प्रातिपदिक से टिभा का लोप करेंगे, क्या बन गया, राजी, राजी बना। अब इसके पश्चात आपने क्या किया, राजी चंक्तिप, नी का तो नेरंटी से लोप हो ही जाएगा, राज राज, र राज, अर राजत, और अति उपसर्ग लगा दिया तो अत्यर राजत। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यदि अग्लोपी अंग बना है तो उपधा को ह्रस्व भी नहीं होगा, अग्लोपी अंग है तो संवत भाव भी नहीं होगा, और दीर्घो लघो से दीर्घ भी नहीं होगा। अनग्लोपे ने सर्वत्र निषेध कर दिया। इन जो शुद्ध धातुएं हैं उनसे जब निच प्रत्यय होगा तभी अंग की उपधा को ह्रस्व भी होगा, तभी संवत भाव भी होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से और देखिए, लोमानि अनुमृष्टवान इति अन्वलु लोमत, इसमें सत्याप पाश रूप वीणा तुल श्लोक सेना लोम, इससे निच प्रत्यय हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर भी उसी से फिर एक धातु और है, प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, इससे भी करते हैं, और अनाविष्टवत प्रातिपदिक से भी करते हैं। प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, कि प्रातिपदिक से धात्वर्थ में इष्टन्वत कार्य होता है बहुल करके, कहीं नहीं भी होता है इष्टन्वत कार्य, ज्यादातर हो भी जाता है। अब इष्टन्वत कार्य क्या होगा, वही टेह से लोप होना। तो अनवल लोमत, यहाँ पर लोमानी अनुमृष्टवान है ना, तो लोम यहाँ पर द्वितीय भाग का लोप करके उसी प्रकार से कार्य करेंगे। शासु से बनाएंगे अश शासक, शास 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 अश शासक, नी का तो श्रवण होता नहीं, अनेर निटी से लोप हो जाता है सर्वत्र, क्योंकि चंग जो है वो अनिदादि अर्धातुक है, इस कारण से। रिदित में है बाध्री विलोडने, है ना, नात्री नाद्री याच्योपताप ऐश्वर्या शिशु, है ना, ढौकरी, तो अब बाधर अययाचत अडुढौकत, है ना, अडुढौकत में भी क्या है, ढोकरी है, फिर ढोकरी ढोकरी ढो ढोकरी, रस्व लगेगा ढू, फिर अभ्यास से चर्चा से जश तो कर लेंगे डू ढौ अडुढौकत, तो ये रिदित हो गया। तो इन सब में बस यही ध्यान देना है कि जहाँ पर भी निच के परे रहते इष्टन्वत लोप हुआ है उन सब में संवत भाव भी नहीं होगा, उपधा को ह्रस्व भी नहीं होगा, दीर्घ भी नहीं होगा। भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ा मन्यतस्याम, भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ाम, षष्ठी का बहुवचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एकवचन। भ्राजश्च भासश्च भाषश्च दीपश्च जीवश्च मीलश्च पीड़ा च इति भ्राज भाष भाष दीप जीव मील पीड़ा तेषां पीड़ा। भाष दीप जीव मील पीड़ाम, अर्थ भी कर सकते हैं, अनुवृत्तियां वही हैं। भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ा इत्येतेषाम् अंगानां णौपरः उपधायाः ह्रस्वो भवति विकल्पेन। हाँ,
है ना। इन अंगों के चंग पर खच के परे रहते अंग के उपधा को ह्रस्व होता है विकल्प से। ठीक है, तो बनेगा अभिभ्रजत अवभ्राजत। ठीक है, अभिभ्रजत अवभ्राजत, अभिभसत अवभासत, अभिभषत अवभाषत, अधिदीपत अधिदीपत, अजीजिपत अधिजीवत, अमीमिलत अमीमीलत, अपीपीड़त अपीपीड़त। तो इसमें ध्यान ये देना है आपको, जैसे आपने बनाया अभिभ्रजत, ठीक है, तो भ्राज को जब आपने ह्रस्व किया, ठीक है, तो लघु धातु अक्षर परे मिला, लघु धातु अक्षर परे आपको मिल गया, लघु धातु अक्षर परे मिला तो इधर आपने संवद भाव कर लिया। ठीक है ना। संवद भाव और दीर्घो लघु इन दोनों के लिए एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए, जैसा आप इसको भ्राज में ही समझ लीजिए तो ज्यादा समझ पाएगा। एक धातु है भ्राज, ठीक है, और एक धातु है भास। जब हमने उपधा को ह्रस्व नहीं किया तब तो आपको लघु धातु अक्षर परे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बा और भा और जो रा है वो तो अच है, उनकी लघु दीर्घ संज्ञाएं नहीं होती हैं, न ह्रस्व संज्ञा होती है, न लघु होती है, न दीर्घ होती है। ठीक है, ये सभी संज्ञाएं किसकी होती हैं? अचों को होती हैं। तो जिस समय आपने इसको क्या किया, द्वित्व किया, ठीक है ना, द्वित्व करने के बाद आपका क्या बच गया? भा बचा, अभ्यास से चर्चा लगा लिया आपने, तो अब भ्राज की स्थिति है। यहाँ पर क्या होगा कि सन्व लघु धातु सन्व लघु चंग परे लोपे जो सूत्र है वो क्या करता है, लघु धातु अक्षर के परे रहते संवद भाव करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जब यहाँ पर आ परे है, अंग को ह्रस्व नहीं हुआ उपधा को, तो यहाँ पर लघु धातु अक्षर परे नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर संवद भाव भी नहीं हुआ, तो क्या रह जाएगा? अभभ्राजत रहेगा। ठीक है, जिस पक्ष में आपने ह्रस्व कर दिया उस पक्ष में क्या हुआ कि आपको लघु धातु अक्षर परे मिला, तो आपने संवद भाव तो कर दिया। अब स्थिति आती है इसको दीर्घ करने की, वो कहता है कि लघु अभ्यास को दीर्घ होता है, संवद भाव होता है लघु धातु अक्षर परे रहते हैं, और दीर्घ होता है लघु अभ्यास को। ठीक है, जो अ है वो लघु धातु अक्षर तो परे है तो संवद भाव हो जाएगा, किंतु अब ये बताइए कि क्या ये जो ई है ये लघु अभ्यास है? बी भ्रज, यहाँ पर जो बी का ई है ये लघु अभ्यास है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? संयोग परे। शाबाश। भा और र का संयोग परे है, इसलिए ये क्या हो गया? ये गुरु संजक हो गया। इस कारण से जब भी यहाँ पर यदि संयोग परे होगा और इधर ह्रस्व है तब तो संवद भाव तो हो जाएगा, किंतु यहाँ पर यदि संयोग परे यानी संयोगादि धातु यदि रहेगी तो अभ्यास को दीर्घ नहीं हो पाएगा, तो अभिभ्रजत ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई? और जब हम इसको दीर्घ रखेंगे तो आपको लघु धातु अक्षर भी नहीं मिला, तो दोनों कार्य नहीं हुआ, न संवद भाव हुआ और न ही दीर्घ हुआ, तो अभभ्राजत रह गया। अब बात आती है भास में। इसमें जब उपधा को ह्रस्व नहीं होगा तब तो अभभासत ही रहेगा, क्योंकि संवद भाव भी नहीं हुआ और न ही अभ्यास को दीर्घ करेंगे फिर ह्रस्व कर देगा, तो कोई बात नहीं है। किंतु जब यहाँ पर उपधा को ह्रस्व हो गया तब यहाँ पर आपको क्या मिल गया? लघु अभ्यास मिल जाएगा, संवद भाव भी होगा और दीर्घ भी होगा, तब क्या बनेगा? अभिभसत अधिदीपत। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये आवश्यक नहीं है कि संवद भाव हुआ है तो दीर्घो लघु से दीर्घ भी होगा ही होगा। यदि संयोग परे है तो अभ्यास लघु नहीं रह जाता, इस कारण से वहां पर दीर्घ नहीं होता है। और जब उपधा को ह्रस्व ही नहीं होगा तो लघु धातु अक्षर परे नहीं मिलेगा, लघु धातु अक्षर परे नहीं मिलेगा तो दीर्घ नहीं होगा, इत्व भी नहीं होगा। तो दीर्घो लघु में दोनों शर्तें चाहिए, लघु धातु अक्षर परे होते लघु अभ्यास को दीर्घ होता है। तो जब उपधा को ह्रस्व नहीं होगा तो लघु धातु अक्षर भी परे नहीं है और लघु अभ्यास भी नहीं है, तो इस कारण से वहां पर तो फिर बात ही नहीं है। हाँ, जब ह्रस्व हुआ और लघु भी मिल गया तब जाकर के संवद भाव होता है और फिर उसमें दीर्घ होता है। बस इसी का ध्यान रख करके आपको ये सारी सिद्धियां देख लेनी है। जैसे भाष धातु है, अब बताइए इसमें आपको लघु अभ्यास मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा, तो अभिभषत बन जाएगा और वैसे अभभाषत बनेगा। समझ में आ रहा है? प्रतिचिनी आ रहा है। इसी प्रकार से दीपी धातु है, अब दीप को जब आप उपधा को ह्रस्व कर दोगे तब तो आपको लघु धातु अक्षर परे मिल जाएगा, तो संवद भाव हो जाएगा। तो संवद भाव की तो उसमें आवश्यकता ही क्या है?
है ना, तो भी दीर्घ कर लेंगे तो अधिदीपत बन जाएगा। और जब ह्रस्व नहीं होगा तो अधिदीपत, क्योंकि लघु धातु अक्षर परे नहीं है। तो दीर्घो लघु को दोनों तरफ लघु चाहिए, उधर भी लघु चाहिए और अभ्यास भी लघु चाहिए। तो इसलिए उसको जब ये नौचंगी पदाय नहीं लगेगा तब तो फिर वो दीर्घो लघु बिल्कुल कट गया। हाँ, संवत भाव लघु धातु अक्षर परे तो हो जाएगा, किंतु यदि अभ्यास में ह्रस्व नहीं है तो फिर दीर्घ नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अजी जीवत, अजी जीवत। अब यहाँ पर देखो, जिस पक्ष में आपने उपधा को ह्रस्व किया है ना, तो लघु धातु अक्षर परे है ना, तो यहाँ पर तो आकार नहीं, इसलिए संवत भाव की आवश्यकता नहीं है। तो संवत भाव नहीं भी होगा तो भी दीर्घो लघु से दीर्घ होगा, तो अजीजीवत बन गया। और अजीजीवत में क्या हो गया कि यहाँ पर लघु ने उपधा को ह्रस्व नहीं हुआ तो लघु धातु अक्षर परे नहीं मिला, तो लघु धातु अक्षर नहीं मिला तो नहीं हुआ। संवत भाव कहाँ पर होगा? जहाँ अभ्यास में आकार होगा, और यदि अभ्यास में आकार नहीं तो केवल दीर्घो लघु लगेगा। तो इन सब को मतलब दिमाग में स्थिर रखना पड़ेगा। अमी मिलत, अमी मिलत, अपी पीड़त, अपी पीड़त। तो इस प्रकार से ये कार्य होंगे। तो ये नौचंगी उपधाय ह्रस्व का जो कार्य था वो आपका समाप्त हुआ, है ना। अब आगे दूसरे कार्य होंगे। लोपः पिबतेरी चाभ्यासस्य। लोपः प्रथमा का एक वचन, पिबतेः षष्ठी का एक वचन, ईट प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम अभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। यहाँ से कौन गायब है? कहाँ है वो? सॉरी होंगे, चलिए अर्थ करिए। पिबते अंगस्य नौचंग्युपधायाः लोपो भवति, अभ्यासस्य च ईकारादेशो भवति। चंग परे नौ परतः, चंग परक निच के परे रहते ऐसा अर्थ करिए, चाहे नौचंग्युपधाया कर दीजिए। तो चंग परक निच के परे रहते अंग की उपधा, पिबते अंग की उपधा का लोप हो जाता है और अभ्यास को ईकारादेश होगा। उदाहरण बनेगा अपीप्यत, अपीप्यताम, अपीप्यन, अपीप्यत, अपीप्यताम, अपीप्यन। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? पा आगे निच, फिर पहले तो शाच्छा साहवा व्यावे पाम युग से युकागम कर लीजिए। तो पा युग निच क्या बन गया? पायी। अब पायी चंक्तिप, नी का लोप कर दिया आपने, फिर पाय, उसके आ का लोप हो गया, तो क्या रह गया? प्या। क्या रह गया? प्या। अब इस बाद इसको क्या करना है आपको? द्वित्व करना है। तो फिर वही नवकृतम स्थानिवत भवति से रूपादिदेश है ना। आपने क्या किया? प्या बन गया, है ना। क्या था शुरू से स्थिति क्या थी आपकी? देखिए, पा युकागम कर लिया था आपने, पाई बन गया। पाई चंग का आ, आगे तिप का त, फिर यहाँ पर क्या किया आपने? नेरनिटी से नी का लोप किया, क्या रह गया? पाय। फिर उपधा का क्या कर दिया? लोप कर दिया, आ का लोप कर दिया, क्या बच गया? प्या। अब क्या करेंगे? तो पाय द्वित्व करेंगे। क्या द्वित्व करोगे? पाय प्या। क्या द्वित्व करोगे? पाय प्या। निच के परत जो हुआ है, फिर उसके बाद फिर क्या होगा? अभ्यास को ईत्व हो जाएगा। अभ्यास को ईत्व भी बोला तो क्या बन जाएगा? अपी, और ये हलादी शेष से अभ्यास का यह चला जाएगा, तो अपीप्यत बन जाएगा। कोई सूत्र नहीं लगाना पड़ा, सब काम इसी से ही हो गया। अपीप्यत, अपीप्यताम, अपीप्यत। तिष्ठते रित, तिष्ठते षष्ठी का एक वचन, इत प्रथमा का एक वचन। अणौचंग्युपधायाः तिष्ठतेः अंगस्य इकारादेशो भवति, है ना। चंग पर निच के परे रहते छा अंग की उपधा को इकारादेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपताम, अतिष्ठिपन। यहाँ कैसे होगा कार्य? स्था धातु है तो पहले पुक आगम होगा, स्थापी बनेगा। क्या बन जाएगा? पहले स्थापी चंग त, वही तिप का त, है ना। स्थापी चंग त रहेगा। फिर उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया? उपधा का लोप कर दिया, है ना। उपधा का लोप यहाँ पर तो इत्व होगा, तो स्थाप आगे ई है, उसको क्या करेंगे? उपधा को इत्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्थिप। अब द्वित्व करोगे तो क्या द्वित्व करोगे? स्थिप, स्थिप। फिर पूर्वाभ्यास, यहाँ पर षटपूर्वाख्या लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? थी स्थिप। फिर था को चर्प हो जाएगा, ती स्थिप। आदेश प्रत्ययो ष्टुनाष्टु, तिष्ठिप, अटागम, तिष्ठिपत, अतिष्ठिपत बन गया।
हुआ केवल उपधा को इत्व, किंतु उतने में ही सारे कार्य हो गए तो बन जाएगा अतिष्ठिपत। जिघ्र 13वां जिघ्रते षष्ठी का एक वचन वा अव्यपदम अणौ चंगुपधायाः जिघ्रतेः अंगस्य विकल्पेन उपधायाः इकारादेशो भवति। घ्रागंधोपादने इस धातु के भी चंपरक निच के पहले उपधा को इत्व होगा विकल्प से। क्या बनेगा? अजिघ्रिपत, अजिघ्रिपताम, अजिघ्रिपन और अजिघ्रपत, अजिघ्रपताम, अजिघ्रपन। यहाँ भी घ्रा आकारांत धातु है, पुकागम होगा, घ्राप बनेगा, उसी को हम इत्व कर देंगे तो घृप हो जाएगा। फिर घृप घृप, घी घृप, होश इत्यादि लगा करके जी घृप, अजिघ्रिप, अजिघ्रपत बन जाएगा। और जिस पक्ष में इत्व नहीं होगा उस पक्ष में घ्राप घ्राप द्वित्व होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बनेगा? घ्राप घ्राप, उसके बाद फिर घा घ्राप, झा घ्राप। हाँ, तो जिस पक्ष में इत्व नहीं होगा उस पक्ष में नौचंगी रस्व से रस हो जाएगा, तो वहां पर बन जाएगा अजिघ्रपत, संवृत भाव हो ही जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिस पक्ष में इत्व होगा उस पक्ष में बनेगा अजिघ्रिपत, और जिस पक्ष में इत्व नहीं होगा उस पक्ष में ह्रस्व होगा, संवृत भाव होगा, तो बन जाएगा अजिघ्रपत, ठीक है ना। तो अजिघ्रपत, अजिघ्रपताम, अजिघ्रपन। उर्रित, उहु षष्ठी का एक वचन, वृत प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है वही वाणौ चंगुपधायाः, है ना। चलिए, चंपरेणौ परतः अंगस्य उपधायाः रिवर्णस्य स्थाने विकल्पेन ऋकारादेशो भवति, ठीक है ना। चंपरक निच के परे रहते अंग की उपधा रिवर्ण के स्थान पे ऋकारादेश होता है। रिवर्ण यानी री और री दोनों, और दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ह्रस्व री आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए बनाया गया कि चंग के पर रहते गुण तो हो नहीं सकता, है ना। तो गुण नहीं होगा तो फिर क्या होता? इर होता, किससे? भाई इत्व होता, रीत धातु से, तो इसने उसका क्या कर दिया? निषेध कर दिया। और या फिर गुण होता तो फिर क्या होता? अर होता, है ना। तो ये इर यानी इत्व का, गुण का और वृद्धि का, किस किस का? गुण का, वृद्धि का और इत्व का, तीनों का ये अपवाद है। तीनों के स्थान पे क्या हो जाता है? चंपरक निच के परे रहते अंग की उपधा को री आदेश हो जाता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, उससे समझ में आ जाएगा आपको। अचीकृतत, अचिकीर्तत, अविवृतत, अववर्तत, अमीमृजत, अममार्जत। अब विकल्प से कहा तो वो भी होगा। अचीकृतत की सिद्धि करिए, स्थिति लिखिए। क्रीत धातु है उसमें, कृति संशब्द नहीं, क्रीत संशब्द, कृति छेदने और क्रीत संशब्दने। हम यहाँ पर क्रीत धातु ले रहे हैं, है ना? तो धातु क्या आपकी? क्रीत, आगे लाइए निच, आगे चंग, चंग पर निच के पर रहता है, आपने क्या कर दिया? उपधा, अंग की उपधा री को क्या हो जाएगा? री हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था? जो क्रीत था उसको उपधायाष्ट जो सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है, उससे क्या होता है? उपधाभूत री को इत्व होता है, उपधाभूत री को इत्व होता है। जैसे आपका क्रीत आगे निच, है ना, आगे चम, ठीक है। उपधा में यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि जिससे वृद्धि इत्यादि हो सके, तो यहाँ पर उपधायाष्ट लगता है। और उपधायाष्ट क्या होता? उपधाभूत री को इत्व होता, उरण रपड़ लग जाता तो कीर्त बनता, उसका फिर हरिचा से दीर्घ होकर के कीर्त बनता। इसने क्या कर दिया कि उपधा री कार को रिकार आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। अब यहाँ पर नी का लोप तो होना ही होना है। अब आप द्वित्व करेंगे तो क्या द्वित्व करेंगे? कृत कृत, कृत कृत, क्री कृत, उसका फिर वो लगा लीजिए, उरत इत्यादि लगा लीजिए, है ना। तो कर कृत, होशु लगा लीजिए, चर कृत, फिर चकृत, उसका फिर क्या लगाओगे? सन्व लघु चक्रे नगलो पे, इससे इत्व होगा, दीर्घो लघु से दीर्घ होकर के बन जाएगा अचीकृत, अचीकृत। बना नहीं बना? बन गया अचीकृत।
फिर इसी तरह से अवीव अचिकीर्तत, जिस पक्ष में इत्व नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, क्रीत को उपधायाष्ट से इत्व हो जाएगा, उसका फिर हलित से दीर्घ भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कीर्त। अब जब द्वित्व करेंगे तो क्या द्वित्व करेंगे, कीर्त कीर्त, की कीर्त, ची कीर्त, ह्रस्व भी लगा देंगे, ची कीर्त, तो अचि कीर्तत, इस प्रकार से बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो अचि कीर्तत, वहां पर दीर्घ होगा तो उपधायाम से होगा, हलित से नहीं होगा, है ना, उपधाभूत रेफ है ना, इस कारण से मतलब हलित तब लगता जैसे दिव, अंत में व और उपधा में इक, और यहाँ पर क्या है कीर्त, तो हल परे है त, फिर मतलब उपधाभूत हल के परे रहते उपधाभूत इक को दीर्घ होता है, तो यहाँ पर उपधायाम से दीर्घ होता है, तो इसलिए अचि कीर्तत बनता है। इसी प्रकार से अविवृतत अववर्तत, यहाँ पर क्या प्राप्त था देखिए, वृतु धातु थी, वृतुवर्तन है, वृत निच चंग वृत नि, उपधा लघु है यहाँ पर, तो पुगंत लघु पथ से जैसे गुण की प्राप्ति थी, गुण होता तो वर्त बनता, तो फिर द्वित्व इत्यादि होकर के रूप क्या बनता आपका, अविवर्तत। पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वृत्त के री को पुनः री ही कर दिया। री इसलिए क्या कि वहां पर फिर गुण ना होने पाए, उसको क्या ना होने पाए, गुण ना होने पाए। अब गुण नहीं होगा तो वृत्त वृत्त वृवृत अविवृतत, जैसे अचिकृतत बनाया, और जिस पक्ष में गुण हो जाएगा उस पक्ष में अववर्तक बन जाएगा, ठीक है ना, अववर्तक बनेगा। क्यों अववर्तक बनेगा, यहाँ पर आपको लघु धातु अक्षर परे नहीं है, क्यों नहीं परे है, व वर्त, अब वा के बाद संयोग है, आ के बाद, तो वो कहाँ लघु रह गया, इसलिए तो अववर्तक। और आर का है मृजु, मृज धातु, मृज वृद्धि से वृद्धि होगी, है ना, तो इसने कह दिया कि नहीं, री के स्थान पे क्या होता है, री ही रहता है, तो वृद्धि नहीं हुई, तो अमीम रिजत बना, और जब वृद्धि होगी तो बन गया अमम मार्जत। बात समझ में आ गई। एक जगह उपधायाम से इत्व की प्राप्ति थी, वहां पर वो न होवे, दूसरे स्थान पे गुण की प्राप्ति थी वो न होवे, और वृद्धि की प्राप्ति वो न होवे, तो उन सब जगह आपका री ही रह गया, और पक्ष में तीनों आदेश हो गए, तो दोनों कार्य हो गए। तो अचिकृतक, अचिकीर्तक, अविवृतक, अववर्तक, अमीमृजत, अममार्जत, इस प्रकार से हो गया। तो ये आपको बहुत ध्यान में देना है। सन्वय लघुनी में लघु धातु अक्षर तब नहीं मिलेगा जब धातु संयोगांत बन जाएगी। जैसे आपने वर्त बना दिया तो रा के पहले जो वा का आया है वो क्या हो गया, गुरु हो गया, है ना। तो यदि संयोगांत है तो फिर सन्वय लघुनी नहीं लग पाएगा, और यदि संयोगादि है तो दीर्घो लघु नहीं लग पाएगा, है ना। तो इस तरह के आप जब स्थितियां बार बार बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे चलिए। नित्यम छंदसे, नित्यम प्रथमा का एकवचन, छंदसे सप्तमी का एकवचन। बनाइए। छंदसी विषये रिवर्णस्य स्थाने नित्यम ऋकारादेशो भवति नौचंग विपधाया। चंग परक निच के परे रहते उपधा को नित्य ही ऋकारादेश हो जाता है वेद विषय में। जैसे अविवृतत पुरोडाशेन, अविवृधताम, अविवृधन, तो इन सब में क्या है, विकल्प नहीं रहेगा। सिद्धि तो आप पीछे कर ही चुके हैं, बस जो वृद्ध है उसको गुण नहीं होगा, तो वृद्ध वृद्धि रह जाएगा। विवृद्ध तो अविवृधत, अविवृतत, ठीक है ना। क्यों कम समझ में आ रहा है। चलिए। दयतेर दिग लिटी, हाँ, लिटि पर अतः दयते ही दिगी आदेशो भवते, लिट के पहते दय धातु को दिगी आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, दिगी लुप्त प्रथमांत निर्देश। दिगी क्या है, लुप्त प्रथमांत निर्देश। उदाहरण बनेगा अवदिग्ये, अवदिग्याते, अवदिग्ये, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या कहते हैं, धातु क्या है, दय, दय आगे लिट, यहाँ पर क्या होता है उसको फिर द्वित्व इत्यादि होता। अब इसने क्या किया, दय को सीधे दिगी आदेश कर दिया, तो वहाँ पर द्वित्व भी नहीं होगा। क्या सोचिए दिदिग्य रूप बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दिगी आगे त, लिटस्त झयोरेश से एश हो गया, दिगी एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से यणादेश हो गया, दिग्ये। अब उपसर्ग लगा दीजिए, अवदिग्ये, अवदिग्याते, अवदिग्ये, है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर पूरे मतलब दय के स्थान पे जब दिगी आदेश होगा तो फिर वहां पर द्वित्व नहीं करेंगे। ऋतश्च संयोगादेर गुणः, ऋतः षष्ठी का एकवचन, च अव्यपदम संयोगादेः, षष्ठी का एकवचन, गुणः प्रथमा का एकवचन। हाँ, संयोगः आदि यस्य स संयोगादिः, तस्य संयोगादेः,
संयोगादि ऋकारान्तस्य अंगस्य गुणो भवति लिटि परतः। संयोगादि ऋकारांत अंग को गुण होता है लिट के परे रहते। क्यों आवश्यकता है भाई इस सूत्र के? जो अपित लिट है वो कितवत होते हैं। अपित लिट क्या होते हैं? कितवत। कितवत होने से गुण का निषेध हो जाता, इसलिए इसने पुनः विधान किया। तो गुण की प्राप्ति, फिर संयोगादिट कित से कित होने से गुण का निषेध, फिर इसने पुनः प्राप्ति करवाई कि यदि संयोगादि ऋकारांत अंग होगा तो वहां तो गुण हो जाएगा। तो जैसे सस्वरतु सस्वरुहु, दध्वरतु दध्वरुहु, सस्मरतु सस्मरुहु, ध्वरि स्मृ स्व्री, ये सब धातुएं हैं। तो ये सब कैसी हैं? संयोगादि हैं और ऋकारांत हैं, तो इनमें गुण हो जाएगा। सिद्धि आप लोग कर लोगे। गुण होगा तो स्वर, उसका फिर विर्वचने जिसे रूपाधिदेश करके द्वित्व कर लो। स्व्री स्वर, उरत इत्यादि लगा लीजिए। सस्वर अतुस सस्वरतु सस्वरुहु, कुछ विशेष नहीं है। आगे चलेंगे। ऋच्छत्यरीताम, षष्ठी का बहुवचन। ऋच्छतिश्च ऋच ऋच्चेति ऋच्छत्यरीतः तेषां ऋच्छत्यरीताम्। ऋच्छते अंगस्य रि इत्येतस्य ऋकारान्तानां च लिटि परतः गुणो भवति। ऋच्छते अंगस्य, ऋच्छति अंग को, रि अंग को तथा ऋकारांतों को लिट के परते गुण होगा। तो ऋक्ष आनर्छ, आनर्छतुः आनर्छु, यहाँ तो प्राप्त ही नहीं था क्योंकि उपधा में लघु नहीं है, तो इसलिए इसने प्राप्त करवाया गुण, तो आनर्छ बना। और री से आरतुः आरुहु, और ऋकारांतों को निचकरतुः निचकरुहु। तो री में तो वही ऋगतौ धातु है। सिद्धियां देखिए। आनर्छ की सिद्धि कैसे करोगे? तो ये ध्यान में रखना आपको। आनर्छ आनर्छतु आनर्छु, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ प्राप्त था? जैसे यहाँ पर आपका ऋच धातु में तो कहीं गुण की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए इसमें तीनों में रूप दिया। आनर्छ आनर्छतु आनर्छु। और जो अन्य थे उनमें जो पित लिट थे उनमें तो प्राप्ति थी ही, और अपित लिट में प्राप्ति नहीं थी, इसलिए उसका उदाहरण दिया केवल। तो आरतु आरुहु निचकरतु निचकरुहु। अनर्च की सिद्धि करिए, कैसे करोगे? रिच धातु है, रिच आगे नल, रिच आगे अ, आपने गुण कर लिया, अर्च बन गया। अब उसके पश्चात आपने क्या किया? अर्च अर्च द्वित्व किया। अर्च अर्च पूर्वाभ्यास आदिशेष अ अर्च अत आदेह आ अर्च, फिर यहाँ सूत्र लग जाएगा तस्मान्नुट द्विहलः, इससे नुटागम होगा तो बन जाएगा आनर्च, ठीक है। और इसी प्रकार से आनर्छतु आनर्छु में भी हो जाएगा। आरतु आरु में देखिए, री आगे अतुस, यहाँ पर फिर गुण की प्राप्ति गुण का निषेध, गुण कर दीजिए। अर अतुस, फिर द्वित्व करिए, री अर अतुस, उरत इत्यादि लगा लीजिए। अर अर आ अर अत आदे है आर अतुस आरतु आरु। नीचे करतु नीचे करू में न्यू उपसर्ग क्री अतुस क्री क्री है ना, गुण करके कर अतुस क्री कर अतुस, फिर वही उरत इत्यादि लगा करके चकरतु चकरु न्यू उपसर्ग लगा देंगे तो नीचे करतु नीचे करू, ठीक है ना। तो ये कौन सी धातु है? ये क्री विक्षेपे है ना। डुकने करने का मत बना लेना, डुकने करने का तो चक्रतु चक्रु बनता है ना? तो रीताम ऋच्छत्यरीताम सूत्र है। तो जो दीर्घ रीकार आते हैं उनके लिए है ये। आ अर अतुस, एक बार तो अतादे लगा करके आप आत्व कर लेंगे, उसका फिर आकाशवाणी दीर्घ भी लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो आरतु आरोह बनेगा। श्री द्रिप्राम ह्रस्वोवा, श्री द्रिप्राम षष्ठी का बहुवचन। श्री च द्रि च प्री चेति श्री द्रिप्रह तेषाम श्री द्रिप्राम, है ना। तो श्री द्रि प्री, श्री हिंसायां द्रि विदारणे प्री पालन पूर्णयोः इत्येतेषाम् अंगानां लिटि परतः विकल्पेन, है ना। इन अंगों को लिट के परते विकल्प से ह्रस्व होगा। तो विशश्रतु विशश्रुहु और विशशरतु विशशरुहु, विदद्रतु विदद्रुहु विददरतु विददरुहु, निपप्रतु निपप्रुहु निपपरतु निपप्रभुहु। तो क्या होगा आपको पता है कि जब इसको ह्रस्व होगा, है ना, तब क्या हो जाएगा?
जब ह्रस्व करेंगे तो श्री तब उसको क्या हो जाएगा, यणादेश होगा। जब ह्रस्व करेंगे तब उसको क्या होगा, यणादेश होगा। और जब ह्रस्व नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, यानी दीर्घ री रहेगा। जब दीर्घ री का अंत रहेंगे धातुएं तो ऋच्छत्यरीताम सूत्र से क्या हो जाएगा, उनको गुण हो जाएगा। ह्रस्व विकल्प से हो रहा है ना, तो जिस पक्ष में ह्रस्व होगा तब तो गुण नहीं हो सकता, क्योंकि ऋच्छत्यरीताम किसको गुण कर रहा है, दीर्घ री को कर रहा है, तो वहां पर फिर गुण हो जाएगा। तो गुण होने पर क्या रूप बनेगा, विशशरतु विशशरु, जैसे ऊपर बन रहा था निचकरतु निचकरो, है ना। शर अतुस रूपाधिदेश करके द्वित्व करेंगे तो श्री शर अतुस, उरत लगाएंगे तो शर, है ना, शशरतु, तो विशशरतु विशशरु। और जिस पक्ष में ह्रस्व होगा तब तो गुण नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये अपित लिट कित्वत होगा, कित्वत होने से गुण का निषेध हो जाएगा, तो वहां पर फिर क्या होगा, यणादेश हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, यणादेश होगा। ठीक है ना। यणादेश किससे होगा, इको एनर्जी से होगा, है ना। कहीं पर एरन एकाचुस होता है और कहीं पर इको एनर्जी से होता है। इको एनर्जी से कब होता है पता आपको, एरन एकाचुस संयोग पूर्व से तब करेगा जब असंयोग पूर्व होगा, और ये सब तो संयोग वाली धातुएं हो रही है, तो इस कारण से इन सब में क्या हो जाएगा, इको एनर्जी से आदेश होगा। तो विशश्रतु विशश्रु विदद्रतु विदद्रुहु निपप्रतु निपप्रु। बात समझ में ही नहीं आई। दीर्घ धातुएं हैं, दीर्घ धातुओं को विकल्प से ह्रस्व हो रहा है। जब ह्रस्व होगा तो ऋच्छत्यरीताम से गुण नहीं हो सकता, तब यणादेश होगा। और जब दीर्घ रहेंगी तो ऋच्छत्यरीताम से गुण हो जाएगा। तब गुण होगा तो विशशरतु इत्यादि रूप बनेगा, और वैसे विशश्रतु इत्यादि। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक के जो आपके सूत्र हुए वो धातु संबंधित कार्य हुए, यानी धातुओं को कार्य हम लोग कर रहे थे, अंग को कर रहे थे। तो ये एक प्रकरण इस प्रकार से समाप्त हुआ। तो पाठ आज का यहीं पर ही बस कर